बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ह्यूमन राइट्स फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मुझे दुआओं में याद रखते होंगे। आज मैं अमर बेल नॉवल की एपिसोड नंबर 20 रीड करने वाली हूँ। अगली सुबह जुनैद हस्बे मामूल 9 बजे के करीब नाश्ते के लिए आया था। बाबा नजर नहीं आ रहे। उसने कुर्सी पर बैठते ही अपनी अम्मी से पूछा, वो आज कुछ देर से ऑफिस जाएंगे, इसीलिए अभी नहीं उठे। उसकी अम्मी ने बताया। वो अब उसे नाश्ता सर्व कर रही थी। अलीजा की अम्मी आ गई हैं? उन्होंने जुनैद को चाय सर्व करते हुए पूछा। पता नहीं, रात 9 बजे फ्लाइट थी। मेरी उसके बाद उससे बात नहीं हुई। आ गई होंगी, जुनैद ने अखबार खोलते हुए कहा। मैं आज उनकी तरफ जाने का सोच रही हूँ, उसकी अम्मी ने कहा। हाँ, जरूर जाएं, जुनैद ने खुश दिली से कहा। मगर पहले मैं फोन पर उनसे बात कर लूं ताकि उनकी कोई और मसरूफियत ना हो आज के दिन के लिए, उसकी अम्मी ने तफसील बताते हुए कहा। जुनैद उनकी बात पर सर हिलाते हुए अखबार देखता रहा। फ्रंट पेज पर सुर्खियां पढ़ने के बाद उसने अखबार का पिछला सफा देखा और उस पर एक सरसरी सी नजर दौड़ाई। सफर के नीचे एक नोटिस पर नजर डालते ही उसके हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप छूटते छूटते बचा था। क्या हुआ जुनैद? उसकी अम्मी ने कुछ चौंक कर उसे देखा। जुनैद का रंग फक था। वो अखबार के निचले हिस्से में मौजूद एक खबर पर नजरें जमाए हुए था। उमर ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से ऑपरेटर उसे कर्नल हमीद के ऑनलाइन होने की इत्तला दे रहा था। उमर के माथे पर चंद बल नमूदार हुए। ये नाम उसके लिए आशना नहीं था। बात करवाओ, उसने ऑपरेटर को लाइन में लाने के लिए कहा। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से किसी सलाम दुआ के बगैर हर लहजे में कह रहा था। एसपी उमर जहांगीर बात कर रहा है। उमर के माथे के बलों में कुछ और इजाफा हो गया। बोल रहा हूँ, मेरा नाम कर्नल हमीद है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम किस तरह इस शहर को चला रहे हो? अपना तारुफ करवाने के बाद अब कर्नल हमीद के लहजे में बहुत तुंदी और तेजी आ गई। पुलिस के भेस में तुम गुंडों का गैंग चला रहे हो जो किसी को भी उठाकर पुलिस स्टेशन में बंद कर देते हैं। उमर का चेहरा सुर्ख हो गया। इतनी लंबी बात करने की बजाय तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। उमर ने उसकी बात काटकर तमाम अदब आदाब को बुलाए ताक रखते हुए उसे तुम कहकर मुखातिब किया। मेरे पास इस तरह की बातें सुनने के लिए वक्त नहीं है। हालांकि तुम्हारे पास वक्त ही होना चाहिए। काम तो तुम्हारे लिए तुम्हारे गुर्गे कर ही देते हैं। कर्नल हमीद को उसके अक्खड़ लहजे ने कुछ और मुश्तिल किया। शायद उसे तवक्का थी कि उमर उसके सामने कुछ मुदाफियाना या माजरत ख्वाहाना अंदाज इख्तियार करेगा। मैंने तुमसे कहा है कि तुम लंबी तकरीरों की बजाय सिर्फ काम की बात करो, वरना मैं फोन बंद कर रहा हूँ। तुम्हारे आदमियों ने मेरे बेटे को पकड़ लिया है। मैं 10 मिनट में अपने बेटे को अपने घर में देखना चाहता हूँ। क्यों पकड़ा है? उमर ने सर्द लहजे में कहा। तुम लोगों ने उस पर यह इल्जाम लगाया है कि वो गाड़ी चला रहा था और उसने एक आदमी को जख्मी किया है। हालांकि ना तो वो गाड़ी चला रहा था, ना ही उसने किसी आदमी को जख्मी किया है। मैं डायरेक्ट आर्मी मॉनिटरिंग कमेटी के पास जा सकता था, मगर मैं तुम्हें एक मौका देते हुए फोन कर रहा हूँ कि तुम उसे छोड़ दो। कहाँ है वो? कर्नल हमीद ने उसे पुलिस स्टेशन का नाम बताया। नाम क्या है उसका? अरमगान। उम्र 15 साल। उमर वहां बैठे बैठे भी बता सकता था कि क्या हुआ होगा। उस कम उम्र बच्चे ने गाड़ी चलाते हुए किसी को जख्मी किया होगा और अब कर्नल हमीद इस बात से ही इनकारी था कि उसने ऐसा किया था। गाड़ी कौन चला रहा था? मेरा ड्राइवर। वो भी पुलिस स्टेशन में है? नहीं, उसे किसी ने नहीं पकड़ा, सिर्फ मेरे बेटे को पकड़ लिया। हालांकि वो ड्राइविंग सीट पर नहीं था। मैं चेक करता हूँ। मैंने तुम्हें चेक कराने के लिए फोन नहीं किया। मैं उसे 10 मिनट के अंदर अपने घर में देखना चाहता हूँ। मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है तो मैं 10 मिनट के अंदर उसे तुम्हारे घर पहुंचा दूं। उमर ने तुंदो तेज लहजे में कहा। उसे पकड़ा गया तो यकीनन उसने कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा। मैं सिर्फ ये देखूंगा कि उसने क्या किया है। अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो तुम्हारे घर आ जाएगा, लेकिन अगर उसने कुछ किया है तो फिर तुम्हारा बाप भी आकर उसे नहीं छुड़ा सकेगा। उमर ने उसे चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा। मेरे बाप को उसे छुड़वाने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे बाप के जरिए उसे छुड़वा लूंगा। कर्नल हमीद ने इस बार तकरीबन चिल्लाते हुए कहा। ठीक है, तो मेरे बाप के जरिए उसे छुड़वा कर दिखाओ। उमर ने उसका जवाब सुने बगैर फोन बंद कर दिया और फिर ऑपरेटर से पुलिस स्टेशन के एसएचओ से बात करवाने के लिए कहा, जहां कर्नल हमीद का बेटा बंद था। सर, बात करें, ऑपरेटर ने कुछ देर बाद फोन पर उसे कहा। आज तुमने 12 बजे के करीब किसी कर्नल हमीद के बेटे और मकान को पकड़ा है?
عمر نے इंस्पेक्टर आतिफ से पूछा। वो उसे जाती तौर पर जानता था और इस बात से वाकिफ था कि वो आम पुलिस वालों के बरक्स बहुत ईमानदार था। वो 1 साल से इस पुलिस स्टेशन में काम कर रहा था और सिर्फ उसी का पुलिस स्टेशन वो वाहिद पुलिस स्टेशन था जिसके बारे में उमर को सबसे कम शिकायत मिलती थी। इसीलिए उसे कर्नल हमीद से बात करते हुए भी यकीन था कि अगर वो इंस्पेक्टर आतिफ के पुलिस स्टेशन पर है तो उसका वाकई ये मतलब था कि उसने कुछ गलत किया था। जी सर, पकड़ा है, आरिफ ने मुअद्दब अंदाज में कहा। किस लिए? सर, वो गाड़ी चला रहा था जबकि उसकी उम्र सिर्फ 15 साल है। फिर उसने तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए एक दूसरी गाड़ी से निकलने वाले आदमी को टक्कर मार दी। उसी आदमी के रिश्तेदारों ने गाड़ियों का ताकुब करके उसे पकड़ा। इत्तेफाकन वहां पुलिस मोबाइल आ गई और उन्होंने उसे बचा लिया, वरना शायद वो लोग तो उसे वहीं मार देते। हमने शक पड़ने पर जब उसका चेकअप करवाया तो पता चला कि वो शराब पिए हुए था। उस जख्मी की हालत खासी नाजुक है और उसके रिश्तेदार अभी भी यहाँ पुलिस स्टेशन पर बैठे हैं। वो बहुत मुश्किल हैं क्योंकि ये लड़का उनसे कहता रहा है कि वो कर्नल का बेटा है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और इन लोगों को शक है कि उसे छोड़ दिया जाएगा। आतिफ ने उसे तफसील बताई। मगर कर्नल हमीद तो मुझसे कह रहा था कि गाड़ी उसका ड्राइवर चला रहा था जिसे तुम लोगों ने पकड़ा ही नहीं, उमर ने कहा। सर, गाड़ी में इस लड़के के अलावा और कोई नहीं था। मैंने आपको बताया कि उसे पकड़ा भी इन ही लोगों ने। अगर इसका ड्राइवर साथ होता तो किस तरह जाने देते और उसे भी उसी तरह पीटते जिस तरह उन्होंने इसे पीटा है। ज्यादा चोटें तो नहीं आई इस लड़के को? नो सर, इतना ज्यादा नहीं पीटा। तुमने एफआईआर दर्ज कर ली है? सर, वो तो उसी वक्त कर ली थी क्योंकि वो लोग वहीं से पुलिस स्टेशन आए थे। कर्नल हमीद ने तुम्हें फोन किया था? सर, उन्होंने फोन किया था। वो बड़े मुस्तैद थे और अपने बेटे को छोड़ने के लिए कह रहे थे, मगर मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मेरे लिए ऐसा मुमकिन ही नहीं था। मैंने उनसे कहा कि वो आपसे बात करें या फिर अपने वकील से। उन्होंने मुझसे अभी फोन पर बात की थी। मुझे हैरानी है कि वो खुद पुलिस स्टेशन अपने बेटे को छुड़वाने क्यों नहीं गया। सर, वो लाहौर से बात कर रहे थे। मेरा ख्याल है वो भी चंद घंटों तक यहाँ आ जाएंगे और फिर पुलिस स्टेशन भी आएंगे। तुम उस लड़के को अपनी कस्टडी में रखो, मगर मारने पीटने की जरूरत नहीं। अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो भी देना और खाना वगैरह भी खिलाना। उसकी गाड़ी आर्मी की थी? उमर को हदायत देते हुए अचानक ख्याल आया। नहीं सर, सरकारी गाड़ी नहीं थी, करोला थी। कौन सा मॉडल? सर, 2000 एक्सी। अपनी थी? यस सर, उसकी अपनी है। उमर ने भवें उचकाई। वो कर्नल या तो किसी बहुत बासर फैमिली से ताल्लुक रखता था या फिर किसी न किसी तरह खासा माल बना रहा था। फोन बंद करके उसने अपने पीए को बुलवाया और उसे कर्नल हमीद के कवायद से आगाह करते हुए उसके बारे में मालूमात लेने के लिए कहा। सर, कर्नल हमीद को हर कोई जानता है। पीए ने कर्नल हमीद का नाम सुनते ही कहा, ये यहाँ इसकी पोस्टिंग का आखिरी साल है। वो रेंजर्स में है। बॉर्डर एरियाज में स्मगलिंग का बहुत सा माल उसकी वजह से आसानी से आ जाता है। बहुत राशि आदमी है वो। खानदान कैसा है इसका? सर, खासा खानदान असर रसूख वाला है, मगर ऐसा ना भी होता तब भी ये आदमी इतना चलता पुलता है कि इस तरह ऐश कर रहा होता। ये इसका होम सिटी भी है। यहाँ वैसे भी इसके जानने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। सनतकारों पर भी खासा असर रसूख है इसका। ये बहुत सोशल है। उसके पीए ने मजीद मालूमात दी। बस, अब तुम जाओ, उमर ने उसे जाने के लिए कहा। पीए अभी कमरे से निकला ही था जब ऑपरेटर ने उसे कर्नल हमीद के एक बार फिर ऑनलाइन होने के बारे में बताया। तुमने पता करवाया है मेरे बेटे का? कर्नल हमीद ने उमर की आवाज सुनते ही कहा। तुम्हारे बेटे के खिलाफ 4 इल्जामात के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने का इल्जाम, एक आदमी को अपनी गाड़ी से जख्मी करने और मौके वारदात से फरार होने का इल्जाम, शराब पीकर गाड़ी चलाने का इल्जाम और पुलिस के अहलकारों को गालियां देने और उनके साथ बदतमीजी का इल्जाम। बेहतर है तुम किसी वकील का बंदोबस्त कर लो क्योंकि उसकी रिहाई किसी वकील के बगैर मुमकिन नहीं है। मैंने तुमसे कहा था मेरा बेटा गाड़ी नहीं चला रहा था। उस जख्मी के रिश्तेदारों के और पुलिस के मुताबिक गाड़ी में इस वक्त तुम्हारे बेटे के अलावा और कोई नहीं था। वो लोग बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कर्नल हमीद गुर्राया। मान लिया, मगर उसके चेकअप के बाद रिपोर्ट के मुताबिक वो नशे की हालत में था। ये झूठ नहीं हो सकता। मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं कि मेरे बेटे ने शराब पी है। तुम लोग ये सब उसे और मुझे फांसने और ब्लैकमेल करने के लिए कर रहे हो। कर्नल हमीद उसकी बात पर और मुश्तैल हुआ। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम उसे रिहा कर दो। मैं किसी सूरत उसे नहीं छोड़ सकता, खास तौर पर इस सूरत में जब उस पर इतने संगीन इल्जामात हैं। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम किसी वकील का बंदोबस्त करो उसके लिए। अगर तुम उसे नहीं छोड़ोगे तो मैं किसी और के जरिए उसे छुड़वा लूंगा।
मैं अपने बेटे को पुलिस स्टेशन में रात गुजारने नहीं दूंगा, कर्नल हमीद ने उसे धमकाया। मैं देखूंगा कि तुम्हारा बेटा पुलिस स्टेशन के लॉकअप से किसी वकील की मदद के बगैर कैसे बाहर आता है। उमर जहांगीर ने दूसरी तरफ से लाइन को डिस्कनेक्ट होते सुना। कुछ देर रिसीवर हाथ में पकड़े वो इस मुसीबत के बारे में सोचता रहा जो उसने मोल ली थी। उसे कर्नल हमीद के अगले इकदाम के बारे में कुछ अंदाजा नहीं था। वो आर्मी मॉनिटरिंग टीम से राब्ता करेगा या फिर कोई और दरवाजा खटखटाएगा, उसको इस बारे में यकीन नहीं था। मगर उसे इस बारे में पूरा यकीन था कि उसे अनकरीब हेडक्वार्टर में एक और पेशी के लिए हाजिर होना था और वो इस पेशी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार था। अगर कर्नल हमीद उसके साथ इस लहजे में बात ना करता जिस लहजे में उसने की थी, तो उमर यकीनन इस मामले को दूसरे तरीके से ही हैंडल करता। वो पूरी कोशिश करता कि उसका बेटा इस मामले से बरी हो जाए, मगर ये कर्नल हमीद का तहक्कुमाना अंदाज था जिसने उसे मुश्तिल कर दिया था। कर्नल हमीद से गुफ्तगू करने के बाद वो अपने काम में मसरूफ हो गया था। शाम के करीब वो ऑफिस से निकलने वाला था जब इंस्पेक्टर आतिफ की कॉल उसे मौसूल हुई थी। हाँ आतिफ, क्या बात है? उसे अंदाजा था कि उसने उमर को फोन कर्नल हमीद के बेटे के लिए ही किया होगा। मैंने कर्नल हमीद के बेटे को छोड़ दिया है। दूसरी तरफ से आतिफ के जुमले पर उमर एकदम भड़क उठा। किसके कहने पर छोड़ा है तुमने उसे? जब मैंने तुमसे कहा था कि उसे अपनी कस्टडी में रखो, तो फिर तुमने उसे क्यों छोड़ा? मैंने तेज आवाज में उसे झिड़कते हुए कहा। सर, मैं मजबूर था। कर्नल हमीद यहाँ आए थे और उमर ने उसकी बात काट दी। वो आया था तो फिर? तुम उसके मातहत हो या मेरे? उसके अंडर काम करते हो या मेरे? इस जुमले पर उमर के इश्तियाल में और इजाफा हुआ। सर, आईजी साहब ने फोन किया था और मुझे उसे छोड़ने के लिए कहा था। उमर ने बेख्तियार अपने होंठ खींच लिए। सर, यहाँ पुलिस स्टेशन पर बड़ा हंगामा हुआ। आतिफ ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। उस आदमी के रिश्तेदारों के सामने ही कर्नल हमीद आए और फिर आईजी साहब का फोन आया और हमें उनके बेटे को छोड़ना पड़ा। उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने कर्नल हमीद की सरकारी गाड़ी पर बहुत ज्यादा पथराव किया। मैंने बामुश्किल उन्हें यहाँ से बाहिफाजत निकाला। उन लोगों ने पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया। उनके साथ बहुत ज्यादा लोग थे। वो आदमी दरअसल हॉस्पिटल में मर गया है और उसके रिश्तेदार कह रहे हैं कि वो उसकी लाश तब तक दफन नहीं करेंगे जब तक हम कर्नल हमीद के बेटे को पकड़कर उस पर केस नहीं चलाते। ये सब तुम मुझे बताने की बजाय आईजी को फोन करके बताओ, वो तुम्हें इस मामले में बेहतर गाइड कर सकते हैं। उमर ने सर्द मोहरी से कहते हुए फोन बंद कर दिया। फोन बंद करके वो कुछ देर गुस्से से खोलता रहा, फिर सर झटक कर उठा, अपने ऑफिस से निकल गया। क्या हुआ जुनैद? जुनैद की अम्मी ने कुछ चौंक कर उसे देखा। उसका रंग फक था। वो अखबार के निचले हिस्से में मौजूद एक नोटिस पर नजरें जमाए हुए था। क्या हुआ? उन्होंने दोबारा कदरे तफशीश से उसे पूछा। जुनैद ने सर उठाकर उन्हें देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। "हाँ, कुछ नहीं। कोई खास खबर है अखबार में जिसे देखकर परेशान हो गए हो?" उसकी अम्मी ने कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उसने अखबार को तय करने की कोशिश की, मगर उसकी अम्मी ने हाथ बढ़ाकर उसे अखबार ले लिया। जुनैद ने मुजाहमत नहीं की। वो अब सामने टेबल पर पड़े चाय के कप को घूर रहा था। जुनैद की अम्मी ने अखबार को अपने सामने फैलाकर उसी पेज पर एक नजर दौड़ाई जिसे जुनैद देख रहा था। उन्हें उसकी परेशानी की वजह जानने में दिक्कत नहीं हुई। अखबार के निचले हिस्से में एक कोने में जली हरूफ का एक नोटिस मौजूद था। मेरी नवासी अलीजा सिकंदर की शादी, जो मोरखा 25 मार्च को तय थी, कुछ नागुज़ीर वजूहात की वजह से मुलतवी कर दी गई है। मैं इल्तवा के लिए उन तमाम लोगों से बहुत माजरत खा हूँ जिन्हें दावती कार्ड अरसाल किए जा चुके हैं। मिसेस माज हैदर। नीचे अलीजा के घर का पता दर्ज था। जुनैद की अम्मी को जैसे करंट था। वे यकीनी के आलम में उन्होंने जुनैद को देखा। मिसेस माज ने शादी कैंसिल कर दी है? क्यों? वो अखबार हाथ में लिए शौक के आलम में थी। अम्मी, मैं नहीं जानता, जुनैद ने कहा। मगर वो ये कैसे कर सकती हैं? बल्कि क्यों करेंगी, वो भी हमसे पूछे बगैर? जुनैद की अम्मी को यकीन नहीं आ रहा था। अगर वो अलीजा के घर का एड्रेस ना जानती होती तो शायद अलीजा और नानू का नाम देखने के बावजूद उन्हें इस नोटिस की सदाकत पर यकीन नहीं आता। अभी कल तो मेरी बात हुई है उनसे और उन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। फिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ा? वो परेशान हो गई थी। तुम्हारी अलीजा से कब बात हुई है? कल, जुनैद ने कहा। कोई इस तरह की बात की उसने? नहीं अम्मी, मैंने आपको बताया है, उसकी मम्मी रात को बाहर से आई हैं और वो इस शादी के लिए ही आई हैं। अलीजा ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। जुनैद ने कदरे वजाहती अंदाज में कहा, मगर ये बात कहते हुए भी उसके जहन में 2 दिन पहले अलीजा के साथ होने वाली गुफ्तगू और फिर अलीजा की खामोशी थी। उसकी छठी हिस्स बार बार पुकार
कर कह रही थी कि इस नोटिस की वजह लीजा के सामने उसका वो इंकशाफ ही था जिसे उसने बहुत मामूली समझा था, मगर जो उसकी अब तक की सबसे फाश गलती साबित हुआ था। और जब उसके अपने घर वाले इस वजह तक पहुंचेंगे तो फिर खुद वो भी जेर अताब आ जाएगा। मैं फोन करती हूँ मिसेस मास्क, आखिर हुआ क्या है? लाइन भी कुछ देर बाद उन्होंने रिसीवर कान से हटाते हुए कहा, आखिर हुआ क्या है जो उन्होंने इस तरह हमें बताए हमसे पूछे बगैर शादी मुलतवी कर दी है। वो बड़बड़ा रही थी, अब तो कार्ड्स तकसीम हो चुके हैं और अभी थोड़ी देर में हर तरफ से कॉल आना शुरू हो जाएंगी। हम लोग क्या जवाब देंगे? उन्होंने जुनैद को देखा। ये कि हमें पता ही नहीं कि क्यों शादी मुलतवी हो गई है, उन्होंने कहते हुए एक बार फिर रिसीवर उठा लिया। फिर पहले की तरह वो कुछ देर फोन कान से लगाए बैठी रही, फिर उनके चेहरे पर मायूसी झलकने लगी। उन्होंने फोन का रिसीवर नीचे रख दिया। लाइन अभी तक बिजी है जुनैद, तुम मुझे उनके घर ले चलो, उन्होंने अचानक जुनैद से कहा। फोन पर बात करने की बजाय बेहतर है मैं उनसे आमने सामने बात करूं। अम्मी, इस वक्त, इतनी सुबह सुबह? कुछ देर बाद अम्मी ने उसकी बात काट दी। कुछ देर बाद? मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मैं यहाँ बैठकर वक्त गुजरने का इंतजार नहीं कर सकती। अभी थोड़ी देर में जब खानदान और जानने वालों की कॉल्स आना शुरू होंगी तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी? बेहतर है मैं तब तक उनसे मिलाऊं। किसी को कुछ बताने के लिए मेरे पास कुछ तो हो सकता है उन लोगों को वाकई कोई मसला हो, कोई सीरियस मसला, इस वजह से वो हमें इन्फॉर्म नहीं कर सके इस शादी के अल्तवा के बारे में। वो अब किसी मोहूम सी उम्मीद के तहत कह रही थी या शायद खुद को बहला रही। तुम अलीजा के मोबाइल पर रिंग करो। उन्हें अचानक ख्याल आया। जुनैद ने कुछ कहने की बजाय टेबल पर पड़ा हुआ अपना मोबाइल उठाकर अलीजा का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। मोबाइल ऑफ था। अम्मी, मोबाइल ऑफ है, उसने मोबाइल कान से हटाते हुए बताया। वो कुछ देर उसका चेहरा देखती रही। तुम्हारे और अलीजा के दरमियान कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? उन्होंने अचानक जुनैद से पूछा। अम्मी, झगड़ा क्यों होगा? जुनैद उस सवाल के लिए तैयार नहीं था। देखो जुनैद, अगर तुम्हारे और उसके दरमियान ऐसी कोई बात हुई है तो मुझे बता दो, उसकी अम्मी ने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा। अम्मी प्लीज, आप मुझ पर यकीन करें, मेरा और उसका कोई झगड़ा नहीं हुआ, जुनैद ने बेचारगी से कहा। वो उस वक्त 2 दिन पहले उसके साथ होने वाली गुफ्तगू के बारे में अपनी अम्मी को बताने की जुर्रत नहीं कर सकता था। फिर तो मुझे उनके घर ले चलो, यहाँ बैठकर वक्त जाया करने से बेहतर है कि हम वहां चलें। वो एकदम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अम्मी प्लीज, आप पहले बाबा को जगाकर उनसे बात करें, फिर उनके घर जाने के बारे में सोचें। हाँ, मुझे पहले तुम्हारे बाबा से बात करनी चाहिए। मेरी गैर मौजूदगी में वो उठ गए तो यहाँ इस अखबार में इस नोटिस को देखकर परेशान होंगे। मैं उनको जगाती हूँ। वो उजरत में वहां से चली गई। जुनैद ने एक बार फिर मोबाइल उठाकर नानो का नंबर डायल किया। लाइन अभी भी बिजी थी। उसने अलीजा का नंबर डायल किया। मोबाइल ऑफ था। मोबाइल रखकर वो एक बार फिर अखबार उठाकर उस नोटिस को देखने लगा। उसे पूरा यकीन था कि इस नोटिस के पीछे अलीजा के अलावा और कोई नहीं था। नानो का अगर इस तरह का कोई इरादा होता तो वो कल उसे जिक्र करती या कम अज कम उसे उखड़े हुए लहजे में बात करती, मगर उन्होंने हमेशा की तरह बड़ी खुशदिली के साथ उससे बात की थी। अलबत्ता अलीजा, उसका अजीब गुमसुम सा लहजा उस वक्त उसे नहीं खटका था, मगर अब खटक रहा था। वो पछता रहा था कि उसने अलीजा से कल दोबारा मिलने की कोशिश नहीं की, सिर्फ फोन करना क्यों काफी समझा। हो सकता था वो उसके पास चला जाता तो दोनों के दरमियान इस मौजू पर दोबारा गुफ्तगू होती और अलीजा इस तरह का कदम ना उठाती जिस तरह का उसने अब उठाया था। मगर अब ये सब पछतावे के अलावा और कुछ नहीं था। तकरीबन 10 मिनट के बाद उसके बाबा और अम्मी दोबारा वहां आए और इस दौरान 3-4 बार नानो का नंबर मिला चुका था, मगर राब्ता करने में नाकाम रहा था। बाबा के चेहरे से परेशानी वाज़ेह थी। दिखाओ मुझे, कौन सा नोटिस है? उन्होंने अंदर आते ही जुनैद से कहा। तुमने दोबारा फोन मिलाया? उसकी अम्मी ने एक बार फिर पूछा। लाइन बिजी है, उसने अखबार अपने बाबा को देते हुए कहा। उसके बाबा ने खड़े खड़े एक नजर उस नोटिस पर डाली और उनके चेहरे की संजीदगी और परेशानी में इजाफा हो गया। फोन पर बात करने से बेहतर है कि हम उनके घर चलें। आखिर इतना बड़ा कदम उन्होंने इस तरह कैसे उठा लिया? उन्होंने अपनी बीवी की तरफ मुड़ते हुए कहा। तुम्हारी मिसेज मुआज से कब बात हुई थी? उन्होंने अपनी बीवी से पूछा। कल रात हुई थी। उन्होंने कतन कोई ऐसा इशारा नहीं दिया कि वो इस तरह का कोई कदम उठाने का सोच रही हैं, जुनैद की अम्मी ने कहा। मगर वो ऐसा क्यों करेंगी? इस रिश्ते में उनकी पसंद शामिल थी। वो तो वक्तन फवक्तन तुमसे फोन पर बात भी करती रही हैं, फिर वो इस तरह क्यों करेंगे? जुनैद के बाबा ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। और बिलफर्ज वो ऐसा करना चाहती भी तो भी वो इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करती कि खुद ही ऐसा कोई नोटिस दे देती।
वो यकीनन पहले हम लोगों को मितला करती और ना करती तो मिसेस मॉस तो जरूर करती। जुनैद, तुम गाड़ी निकालो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। हम तुम भी हमारे साथ उनके घर चलो। उन्होंने जुनैद को हदायत दी। बाबा, मेरा जाना मुनासिब होगा? जुनैद के बाबा ने हैरानी से उसे देखा। क्यों मुनासिब नहीं होगा? बेहतर यही है कि तमाम बात तुम्हारे सामने हो। जी बाबा, जुनैद ने जी कड़ा करके कहा। तुम गाड़ी निकालो, हम लोग आते हैं। उन्होंने जुनैद की अम्मी के साथ कमरे से निकलते हुए कहा। वो कुछ कहे बगैर खुद भी उनके पीछे ही बाहर गैराज की तरफ निकल गया, मगर इस वक्त वो बेहद परेशान था। उसे अंदाजा था कि अगले चंद घंटों में अलीजा के घर पर उसके वालिदैन की मौजूदगी में क्या गुफ्तगू होने वाली थी, और अब बहुत सी दूसरी बातों की तरह अपने इस झूठ पर भी पछतावा हो रहा था जो कुछ देर पहले उसने अपनी अम्मी से बोला था। बेहतर है कि वहां जाने से पहले मैं अपने पेरेंट्स को सच बता दूं, उसने गाड़ी निकालते हुए फैसला किया। बाप 54। अखबार देखते हुए उमर के माथे पर बल पड़ गए। अखबार के सफे पर नजरें जमाए उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया। लाहौर, इस नंबर पर कॉल मिलाओ, उसने अपने ऑपरेटर को नानो का नंबर देते हुए कहा। रिसीवर वहीं रखते उसके चेहरे पर आखिर ग्रैनी ने शादी को मुलतवी क्यों किया है? क्या प्रॉब्लम है? तो एक बार फिर अखबार देखते हुए सोच रहा था। वो अभी कुछ देर पहले ही ऑफिस पहुंचा था और अखबार पर सरसरी सी नजर डालते हुए इस नोटिस पर उसकी नजर पड़ गई। यके बाद दीगरे उसने चारों अखबारात को देख लिया। चारों में ही वो नोटिस मौजूद था। उसके पिछले कई दिनों से नानो के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ था। खुद जुनैद के साथ भी हुए उसका राब्ता हुए कुछ दिन गुजर गए थे। फोन की बेल बजी। उमर ने फोन उठा लिया। सर, बात करें, ऑपरेटर ने कॉल मिलाते हुए कहा। चंद लम्हों के बाद दूसरी तरफ से नानो की आवाज सुनाई दी थी। हेलो। हेलो ग्रैनी, मैं उमर बोल रहा हूँ, उमर ने कहा। हाँ उमर, कैसे हो तुम? नानो की आवाज में कुछ हैरत थी। मैं भी ठीक हूँ। तुम लाहौर में हो? नहीं, लाहौर में नहीं हूँ। तो फिर इतनी सुबह सुबह कैसे कॉल कर लिया? नानो ने बिल आखिर अपनी हैरत का इजहार कर ही दिया। मैं अभी अभी ऑफिस आया था और अखबार देख रहा था। अखबार में आपका नोटिस देखकर आपको फोन किया है। अखबार में आपका नोटिस पड़ा है। मेरा नोटिस? वो शशदर रह गई। कैसा नोटिस? आपने अखबार में कोई नोटिस नहीं दिया? अब हैरान होने की बारी उमर की थी। नहीं, मैंने तो कोई नोटिस नहीं दिया। तुम किस नोटिस की बात कर रहे हो? उमर उनके जवाब पर उलझ गया। ग्रैनी, सारे बड़े न्यूज़पेपर में आपके नाम से एक नोटिस है, अलीजा की शादी के इल्तवा के बारे में। तुम कैसी फजूल बातें कर रहे हो? ग्रैनी, मैं कोई फजूल बात नहीं कर रहा। नोटिस देखकर आपसे बात कर रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि अलीजा की 25 मार्च को होने वाली शादी आपने कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दी है। उमर ने नोटिस पर एक नजर डालकर अखबार टेबल पर फेंक दिया। मेरे खुदा, तुम क्या कह रहे हो? मैं क्यों उसकी शादी कैंसिल करूंगी? नानो की आवाज से उनकी परेशानी का अंदाजा हो रहा था। कौन से अखबार में है ये नोटिस? चारों बड़े न्यूज़पेपर्स में। मैंने चारों न्यूज़पेपर्स मंगवा कर देखे हैं। आपने अब तक अखबार नहीं देखा? नहीं, मैंने अखबार नहीं देखा। मैं तो अभी तुम्हारे फोन पर ही उठी हूँ, नानो ने कहा। समीना अमेरिका से आई थी रात को। हम लोग देर से सोए, इसीलिए सुबह जल्दी नहीं उठी। फिर आप अखबार मंगवाएं, मोहम्मद ने उन्हें हदायत की। तुम होल्ड करो जरा, उन्होंने कहते हुए फोन रख दिया। अपने कमरे से निकलकर वो बाहर लाउंज में गई। मुलाजिम सफाई करने में मसरूफ था। नानो ने मुतलाशी नजरों से लाउंज में इधर उधर देखा और फिर सेंटर टेबल पर पड़े हुए अखबार को उठा लिया। इस शराब के आलम में पहला सफा पलटते ही वो नोटिस उनकी नजरों के सामने आ गया था और जैसे धक से रह गई थी। तेज कदमों के साथ चलती हुई वो वापस अपने कमरे में आई और उन्होंने रिसीवर उठा लिया। हाँ उमर, मैंने वो नोटिस देख लिया है, मगर मैंने वो नोटिस नहीं दिया, उन्होंने परेशानी के आलम में कहा। तो फिर किसने दिया है? मैं क्या कह सकती हूँ? अलीजा की शादी के लिए तो समीना भी कल पाकिस्तान आ गई है, तो क्या अब हम इस तरह के नोटिस देंगे? उन्होंने तेजी से कहा। किसी ने हमारे साथ शरारत की है, उन्होंने एक नजर उस नोटिस पर डालते हुए गुस्से और परेशानी से कहा। उमर संजीदगी से उनकी बात सुनता रहा। नहीं ग्रैनी, ये शरारत नहीं हो सकती। कोई अखबार भी इतना गैर जिम्मेदार नहीं हो सकता कि किसी तस्दीक के बगैर नोटिस शाया कर दे। कहीं ये नोटिस अलीजा ने तो शाया नहीं करवाया? उसे अचानक ख्याल आया। अलीजा ने? नहीं, अलीजा क्यों करवाएगी? नानो ने कहा। वो इस वक्त कहाँ है? उमर ने पूछा। वो सो रही है। मैंने तुम्हें बताया ना कि रात को हम सब लोग देर से सोए हैं। मैं उसे जगाकर इस नोटिस के बारे में पूछती हूँ, उन्होंने कहा।
नहीं, आप फिलहाल उसे मत जगाएं। मैं चंद मिनटों में आपको दोबारा फोन करके बताता हूँ कि ये नोटिस किसने शाया करवाया। उमर ने उनसे कहा और फिर फोन बंद कर दिया। फोन बंद करते ही उसने पीए को अंदर बुलाया। खालिद, ये एक नोटिस शाया हुआ है इन तीनों चारों अखबारों में। तुम इनमें से किसी अखबार के ऑफिस में फोन करके पता करो कि ये नोटिस किसने शाया करने के लिए दिया था। इन लोगों ने यकीनन उसके शनाख्ती कार्ड का नंबर या उसकी फोटोकॉपी भी ली होगी। तुम जरा मुझे ये पता करवा दो। और 10 मिनट के अंदर अंदर उसने अपने पीए को ये हदायत दी। वो अखबार लेकर बाहर निकल गया। उमर कुछ उलझन के आलम में अपनी कुर्सी को घुमाता घुमाता रहा। ठीक 10 मिनट के बाद पीए दोबारा अंदर दाखिल हुआ। सर, ये एक खातून ने दिया था, उसका नाम अलीजा सिकंदर है। उमर ने उसकी बात काट दी। बस ठीक है, अब तुम जाओ। वो अब दोबारा फोन उठा रहा था और इस बार उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा तशवीश थी। ऑपरेटर ने चंद मिनटों में एक बार फिर कॉल मिला दी। नानो उसकी कॉल की मुंतजिर थी। हाँ उमर, उन्होंने उसके बात सुनते ही कहा। कुछ पता चला? रैनी, ये अलीजा सिकंदर की तरफ से दिया गया है। नानो कुछ नहीं बोल सकी। अलीजा की तरफ से? चंद लम्हों के बाद उन्होंने बेयकीनी से कहा। उसने आपसे ऐसी कोई बात की थी? नहीं, उसने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो तो शादी की तैयारियों में मसरूफ थी। जुनैद के साथ उसका कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? हाँ, दोनों के दरमियान कोई झगड़ा तो हुआ है। वो चौंक गया। कब? परसों। परसों वो उसके साथ शॉपिंग के लिए गई हुई थी। फिर रात को वापस आई तो बहुत चुप चुप थी। जुनैद से मुझे पता चला कि वो उससे नाराज थी। नानो ने तफसील बताते हुए कहा। मगर कल तो वो झगड़ा खत्म हो गया था। उसने जुनैद को फोन किया था, दोनों के दरमियान बात हुई थी। नानो अब उलझ रही थी। आपने जुनैद से या अलीजा से झगड़े की वजह पूछी? मैंने जुनैद से तो नहीं पूछी, मगर अलीजा से पूछी थी और उसने मुझे कुछ नहीं बताया। नानो ने कहा। मैं उसे जगाकर पूछती हूँ कि ये क्या हरकत है। आखिर उसने ये क्यों तय कर लिया है कि उसने हमेशा मुझे परेशान ही करते रहना है। नानो को अब उस पर गुस्सा आने लगा था। ग्रैनी, आप उसे उठाएं जरूर, मगर झिड़कने की बजाय उसे समझाने की कोशिश करें। बल्कि पुप्पो से कहें कि वो उसे समझाएं। ज्यादा बुरा भला मत कहें। उमर ने उनसे कहा। जितना मुझे इस लड़की ने परेशान किया है, किसी ने नहीं किया। इसे अंदाजा ही नहीं कि इसकी इस बचगाना हरकत के कितने बुरे नताइज निकल सकते हैं। जुनैद की फैमिली क्या सोचेगी हमारे बारे में, और खुद अलीजा के बारे में। नानो को तफ्शीश हो रही थी। अब तक यकीनन वो भी इस नोटिस को देख चुके होंगे। तुम खुद सोचो, मैं उनका सामना कैसे करूंगी। आप जुनैद की फैमिली के बारे में परेशान ना हो। मैं उन्हें अभी फोन करता हूँ, मैं उन्हें समझा लूंगा। उनकी तरफ से आपको कोई मसला नहीं होगा, वो बहुत अच्छे लोग हैं। उमर ने नानो की परेशानी कम करने की कोशिश की। लेकिन अभी जो कॉलों का तांता बन जाएगा पूरे खानदान की तरफ से, तो उसका मैं क्या करूंगी। आप सिर्फ ये कह दें कि शादी एक माह आगे कर दी गई है। अगली डेट के बारे में उन्हें बाद में बता दिया जाएगा। उमर ने उन्हें मशवरा देते हुए कहा। और वो वजह पूछेंगे तो? रैनी, कोई भी वजह बता दें। लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो तस्दीक करते फिरे। उमर ने कदरे झिंझलाकर कहा। और जो अयाज और मेरे दूसरे बेटे फोन करके पूछेंगे, उनसे मैं क्या कहूँ? उनसे तो मैं झूठ नहीं बोल सकती। पहले आप अलीजा को जगाकर उससे बात करें, फिर ये सोचें कि आपको किसे क्या कहना है। उमर ने कहा। मैं अब जुनैद को फोन कर रहा हूँ ताकि उसे भी कुछ तसल्ली दे सकूं। अगर उसने या उसके घर वालों ने ये खबर पढ़ ली है तो वो भी बहुत परेशान होंगे इस वक्त। उमर ने बात खत्म करते हुए खुदा हाफिज कहा और फिर फोन रख दिया। जुनैद गैराज से गाड़ी निकालने के बाद अंदर आया था। जब उसने अपने मोबाइल की बीप सुनी, दूसरी तरफ उमर था। जुनैद को अंदाजा हो गया था कि वो भी नोटिस पढ़ चुका होगा। रस्मी अलैक्स लैक के बाद जुनैद ने छूटते ही उसे जुनैद गैराज से गाड़ी निकालने के बाद अंदर आया था। जब उसने अपने मोबाइल की बीप सुनी, दूसरी तरफ उमर था। जुनैद को अंदाजा हो गया था कि वो भी नोटिस पढ़ चुका होगा। रस्मी अलैक्स लैक के बाद जुनैद ने छूटते ही उससे पूछा। नानो ने शादी को मुलतवी क्यों किया है? वो उमर और अलीजा की तरह उन्हें नानो ही कहता था। ग्रैनी ने ऐसा नहीं किया। तो फिर किसने किया है? जुनैद ने हैरान होकर पूछा। अलीजा ने। जुनैद कुछ बोल नहीं सका। उमर को उस पर यकदम इसराह छा जाने वाली खामोशी कुछ अजीब लगी। उसने ऐसा क्यों किया है? जुनैद ने कुछ देर बाद मध्यम आवाज में कहा। यही तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ? तुम मुझसे पूछो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ था? उमर ने बराह रास्त मौजू पर आते हुए कहा। उमर, मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं हुआ।
صرف پرسوں میں نے اسے یہ بات بتا دی تھی کہ تم میرے بہت پرانے دوست ہو۔ کیا؟ عمر بے اختیار چلایا۔ ہاں، میں نے اسے یہ بات بتا دی۔ اور کیا بتایا ہے تم نے اسے؟ میں نے اس کے دل سے تمہارے خلاف غلط فہمیاں نکالنے کی کوشش کی۔ وہ تمہیں اپنا دشمن سمجھ رہی تھی۔ میں نے اسے یہ کہا کہ میری اور اس کی شادی طے کروانے میں بھی تمہارا ہاتھ ہے، اور اگر تم اس کے دشمن ہوتے تو تم ایسا کیوں کرتے؟ تم دنیا کے سب سے احمق انسان ہو۔ عمر نے غصے کے عالم میں اس کی بات کاٹی۔ تمہیں اس طرح کی فضول باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فضول باتیں؟ یہ کوئی فضول بات تو نہیں ہے۔ میں نے اسے تھوڑے سے حقائق بتانے کی کوشش کی تھی، جنید نے کہنا چاہا۔ تم اپنے حقائق اپنے پاس رکھو۔ جب تم سے میں نے کہا تھا کہ تم اس سے میرے بارے میں کبھی کوئی بات مت کرنا، تو پھر تمہارا دماغ کیوں خراب ہو گیا تھا؟ عمر، ساری عمر یہ جھوٹ نہیں چل سکتا تھا۔ اسے شادی کے بعد بھی تو پتہ چلنا ہی تھا۔ بات کی بات اور تھی، اور ضروری نہیں ہے کہ بعد میں بھی اسے یہ بتایا جاتا، اور ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد اس کی ناراضگی ختم ہو جاتی۔ عمر نے ناراضی کے عالم میں اسے کہا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر ناراض ہو سکتی ہے، جنید نے شکست خوردہ انداز میں کہا۔ مجھے تھا، اسی لیے میں نے تمہیں منع کیا تھا، مگر تمہیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بہرحال اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، جنید نے کہا۔ تمہارے گھر میں پتہ چل گیا ہے اس نوٹس کے بارے میں؟ ظاہر ہے، امی نے صبح اخبار میں پڑھا تھا۔ کیا ری ایکشن ہے ان کا؟ بہت پریشان ہے، انہوں نے بابا کو بھی بتا دیا ہے۔ ہم لوگ ابھی نانو کی طرف ہی جا رہے ہیں، جنید نے اس سے کہا۔ اور میں نے انہیں ابھی تک اس نوٹس کی وجہ نہیں بتائی۔ وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ مجھے اس نوٹس کی وجہ کا کچھ پتہ نہیں، اور نہ ہی میرا اور علیزہ کا کوئی اختلاف ہوا ہے۔ جنید، تم ان سے کہو کہ ابھی وہ گرینی کی طرف نہ جائیں، عمر نے کہا۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے گرینی سے بات کی ہے۔ علیزہ اس وقت سو رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ پہلے علیزہ کی امی سے بات کریں اور پھر علیزہ سے بات کریں۔ اگر ابھی تم لوگ وہاں چلے گئے تو معاملہ زیادہ بگڑے گا۔ تم ان سے کہو وہ بھی وہاں نہ جائیں۔ لیکن میں انہیں کیا کہہ کر روکوں؟ تمہارا ریفرنس دے کر روکوں؟ ہاں، تم کہہ دینا کہ تمہاری مجھ سے بات ہوئی ہے۔ میں گرینی سے کہتا ہوں کہ وہ خود آنٹی کو فون کریں، لیکن ابھی کچھ دیر کے بعد، فوری طور پر نہیں۔ عمر نے اسے ہدایت دی۔ ٹھیک ہے، میں امی سے بات کرتا ہوں، جنید نے اسے کہا۔ پہلے کی نسبت وہ اب کچھ مطمئن نظر آ رہا تھا۔ بس پھر ابھی کچھ دیر بعد میں تمہیں رنگ کروں گا۔ اگر اس نوٹس کی وجہ سے کوئی کال تمہارے گھر آئے تو تم آنٹی سے کہو کہ وہ یہی کہیں کہ شادی اگلے مہینے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس نے فون بند کرتے کرتے کہا۔ اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے غصے میں آ کر یہ قدم اٹھا لیا ہے، تھوڑا سمجھائیں گے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ وہ اب علیزہ کا دفاع کر رہا تھا۔ اور پھر اس میں زیادہ قصور خود تمہارا ہے۔ جب تم ایک بار میں نے منع کیا تھا تو پھر تمہیں اس طرح کی بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ نہ تم ایسی بات کرتے، نہ وہ غصے میں آ کر اس طرح کی حرکت کرتی۔ بہرحال میں تم سے کانٹیکٹ میں ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ جنید کو تسلی دینے کے باوجود خود زیادہ مطمئن نہیں تھا۔ یہ ایسی صورتحال تھی جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ اسے سب سے زیادہ شرمندگی جنید اور اس کی فیملی سے محسوس ہو رہی تھی۔ کم از کم ان کا ایسا کوئی قصور نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی پریشانی کا سامنا کرتے۔ جنید کی فیملی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جنید عمر کے کہنے پر علیزہ سے شادی کر رہا تھا۔ ان کا یہی خیال تھا کہ وہ جنید کو پسند آ گئی تھی، اس لیے وہ اسے شادی کرنا چاہ رہا تھا، ورنہ شاید اس وقت عمر کی پوزیشن زیادہ ہوتی، مگر وہ جنید کے سامنے خفت محسوس کر رہا تھا۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے، ہونٹ بھینچے، وہ بہت دیر تک اس ساری صورتحال کے بارے میں سوچتا رہا۔ آخر وہ جنید کو کس طرح اس پریشانی سے نکال سکتا تھا جس کا شکار وہ در حقیقت عمر کی وجہ سے ہوا تھا۔ آپ کو بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ دستک کی آواز پر علیزہ نے دروازہ کھولا۔ ملازم کھڑا تھا۔ تم جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ اس نے مڑ کر وال کلاک پر ایک نظر ڈالی۔ آج اسے اٹھنے میں واقعی دیر ہو گئی تھی۔ 15 منٹ بعد جب وہ لاؤنج میں آئی تو اس نے نانو اور امی کو وہاں بیٹھے دیکھا۔ وہ بے حد متفکر نظر آ رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے علیزہ کی ان سے نظریں ملی، پھر وہ ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی جہاں ناشتہ لگا ہوا تھا۔ ممی اخبار اٹھا کر اس کی طرف آ گئی۔ یہ کیا حرکت ہے علیزہ؟ کون سی حرکت؟ اس نے ڈبل روٹی پر جیم لگاتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت تک ان دونوں کی وہاں موجودگی اور ان کے چہرے پر نظر آنے والی تشویش کے بارے میں جان چکی تھی۔ یہ نوٹس جو تم نے شائع کروایا ہے۔ سمینہ اخبار اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے خود بھی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئیں۔ علیزہ نے نوٹس پڑھنے کی بجائے اخبار کو ہاتھ سے ایک طرف کر دیا اور سلائس پر جیم لگانا جاری رکھا۔
اپنی شادی کینسل کر دی ہے تم نے، سمینا نے اس بار قدرے تیز آواز میں کہا۔ تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ تم میرا نام استعمال کر کے اس طرح کے نوٹس دو؟ اپنے نام سے دیتی یہ نوٹس؟ اس بار نانو بھی غصے کے عالم میں اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ گئیں۔ علیزہ پر ان کے غصے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں اپنے نام سے یہ نوٹس دے سکتی تھی، مگر اس پر آپ کو یہ اعتراض ہوتا کہ میں اتنی دیدہ دلیر ہو گئی ہوں کہ اپنے نام سے ایسے نوٹس دیتی پھر رہی ہوں، اس نے اطمینان سے سلائس کھاتے ہوئے کہا۔ آخر تم نے اس طرح کی حرکت کیوں کی ہے؟ سمینا نے اس بار کچھ بےچارگی سے کہا۔ صرف اس لیے کیونکہ میں اس شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سب تمہیں اب یاد آیا ہے جب شادی میں 2 ہفتے رہ گئے ہیں؟ پہلے بتانا چاہیے تھا تمہیں کہ تم اس شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی، نانو نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اور یہ شادی تم سے پوچھ کر طے کی گئی تھی، تمہارے سر پر تھوپا تو نہیں گیا تھا جنید؟ رشتہ طے ہونے سے پہلے ملتی رہی ہو تم، جب مطمئن ہو گئی تب یہ رشتہ طے کیا گیا تھا، بلکہ میں نے تم سے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو مجھے بتا دو، ہم تمہاری شادی وہاں طے کر دیں گے۔ اس وقت تمہیں جنید پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تم اسے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ نانو رکے بغیر بولتی نہیں۔ آخر تم نے یہ کیوں طے کر لیا ہے کہ تم ہمیشہ مجھے اور دوسروں کو پریشان کرتی رہو گی؟ میں کسی کو پریشان نہیں کر رہی، شادی میرا ذاتی مسئلہ ہے، اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا مکمل حق ہے، اس بار علیزہ نے ہلکی سی ترشی کے ساتھ کہا۔ اس حق کو اس طرح استعمال کرنا تھا تمہیں؟ ممی مجھے بات کرنے دیں اسے، اس بار سمینا نے نانو کو روکا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری اس حرکت سے ہمارے اور جنید کے گھر والوں پر کس طرح کا اثر ہوگا؟ سمینا نے تلخی سے کہا۔ لوگ کس طرح کی باتیں کریں گے؟ علیزہ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں بات کرنے سے روکا۔ اوہ کم آن ممی، ہم کسی مڈل کلاس فیملی سے تعلق نہیں رکھتے کہ میری اس حرکت سے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اس نے ناگواری سے کہا۔ ہماری فیملی میں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کوئی مائنڈ نہیں کرتا، کیا نہیں ہو جاتا ہمارے طبقے میں، اور آپ ایک معمولی بات پر اس طرح مجھے ملامت کرنے بیٹھ گئی ہیں۔ اس نے اب اپنا سلائس پلیٹ میں رکھ دیا۔ ویسے بھی تو اتنی طلاقیں ہوتی رہتی ہیں، اگر میں نے صرف منگنی توڑ دی ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ علیزہ، منگنی توڑنے کا بھی ایک وقت ایک طریقہ ہوتا ہے، جس طرح تم… علیزہ نے ایک بار پھر سمینا کی بات کاٹ دی۔ میں آپ سے کہتی کہ میری منگنی توڑ دیں تو آپ توڑ دیتے؟ بالکل نہیں، آپ اس وقت بھی یہی سب کچھ کہہ رہے ہوتے۔ آخر تمہیں ایک دم کس چیز نے مجبور کیا ہے کہ تم اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہو؟ اس بار نانو نے کہا۔ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، میں احمق تو ہوں نہیں کہ صرف ایڈونچر کے لیے ایسی حرکت کروں۔ وہی وجہ پوچھ رہی ہوں۔ نانو آپ ہیں وجہ، نانو اس کی بات پر ہکا بکا ہو گئی۔ میں وجہ ہوں؟ انہوں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں آپ وجہ ہیں، جنہوں نے مجھے 5 سال کی بچی کے علاوہ کبھی اور کچھ سمجھا ہی نہیں، علیزہ نے تلخی سے کہا۔ تم… علیزہ نے ان کی بات کاٹ دی۔ آپ نے عادت بنا لی ہے، مجھ سے ہر بات میں جھوٹ بولیں گی، ہر معاملے میں مجھے اندھیرے میں رکھیں گی۔ شاید آپ کا خیال ہے کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ حقیقت سے مجھے آگاہ کر دیا جائے۔ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ نانو نے اس بار گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، اگر صبر کا کوئی پیمانہ ہے تو میرا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ کم از کم اب آپ لوگ مجھے اپنے طریقے سے زندگی گزارنے دیں، اپنی انگلی پر کٹ پتلی کی طرح باندھ کر مجھے نچانے کی کوشش مت کریں۔ علیزہ تم آخر کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی کہ جنید عمر کا دوست ہے؟ نانو دم بخود رہ گئی۔ اور عمر نے آپ سے میری اور اس کی شادی کروانے کے لیے کہا ہے، جب آپ جانتی تھیں کہ میں عمر کو کس حد تک ناپسند کرتی ہوں، تو پھر آپ نے مجھے جنید کے معاملے میں دھوکے میں کیوں رکھا؟ اس کی ناراضی میں اب اضافہ ہوتا جا رہا۔ میں اس آدمی کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی، اور آپ مجھے اس کے بیسٹ فرینڈ کے پلے باندھ رہی ہیں، اور وہ بھی مجھ سے پوچھے بغیر۔ وہ رکے بغیر کہتی گئی۔ آپ ہمیشہ یہ ظاہر کرتی رہیں کہ جنید اور اس کی فیملی کو آپ پہلے کبھی جانتی ہی نہیں تھی، جبکہ آپ ان سے اچھی طرح واقف تھیں۔ میں سوچتی تھی کہ جنید کتنی جلدی آپ سے اتنا بے تکلف ہو گیا ہے، حالانکہ یہ بے تکلفی تو کئی سالوں کی تھی۔ علیزہ تمہیں یہ سب کچھ کس نے بتایا ہے؟ یقیناً کسی نے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، نانو نے کچھ دیر بعد اسے شوق سے سنبھلتے ہوئے کہنے کی کوشش کی۔ مجھے یہ سب کچھ خود جنید نے بتایا ہے، اس نے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب بھی اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو کہہ دیں، ہو سکتا ہے مجھے ہی ہمیشہ کی طرح کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ عمر نے مجھے جنید سے تمہاری شادی کے لیے مجبور نہیں کیا تھا، انہوں نے مدافعانہ انداز میں کہنا شروع کیا۔
انہیں اندازہ تھا کہ علیزہ اب ان کی ہر بات کو شبہ کی نظر سے دیکھے گی۔ اس نے صرف مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں جنید سے ملواؤں۔ اگر تم لوگوں کے درمیان کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو پھر اس رشتے کو طے کیا جا سکے گا، مگر مجبور نہیں کیا۔ نانو نے بولتی رہی۔ جنید ہر لحاظ سے ایک اچھا لڑکا تھا، نہ صرف وہ خود بلکہ اس کی فیملی بھی۔ میں واقعی انہیں بہت سالوں سے جانتی تھی، اس لیے میں عمر کو انکار نہیں کر سکی۔ تم پر یہ بات ظاہر نہیں کی گئی تھی، مگر شادی کے سلسلے میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ تم سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم صرف جنید سے ہی شادی کرو اور کسی کے ساتھ نہیں کر سکتی۔ میں نے انتخاب کا حق تمہیں دیا تھا اور تم نے خود جنید کے حق میں فیصلہ کیا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ عمر کا انتخاب ہے، علیزہ نے کہا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، آپ کو نہیں پڑتا، مگر مجھے فرق پڑتا ہے، اور آپ نے اس 1 سال کے عرصے میں ایک بار بھی مجھے یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ… نانو نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہیں بتانے سے کیا ہوتا؟ تم اس وقت بھی یہی کرتی جو تم اب کر رہی ہو۔ ہاں، میں اس وقت بھی یہی کرتی جو میں اب کر رہی ہوں، علیزہ نے غصے سے کہا۔ آخر میں ایک ایسے آدمی سے شادی کیوں کروں جو مجھ سے کسی دوسرے کے کہنے پر شادی کر رہا ہے؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ مجھ سے صرف عمر کے کہنے پر شادی کر رہا ہے؟ علیزہ، ایسی بات نہیں ہے، کوئی کسی کے کہنے پر کسی سے شادی نہیں کرتا۔ اس بار سمینا نے ایک لمبی خاموشی کے بعد مداخلت کی۔ اس نے مجھے خود یہ بتایا ہے کہ وہ مجھ سے عمر کے کہنے پر شادی کر رہا ہے، اور عمر کے کہنے پر وہ مجھ سے ہی نہیں کسی سے بھی شادی کر سکتا تھا۔ اس نے ویسے ہی کہہ دیا ہوگا۔ جنید جیسا لڑکا اس طرح کسی کے کہنے پر کہیں بھی شادی کرنے والوں میں سے نہیں۔ تمہیں تو اب تک اس کی نیچر کا پتہ چل جانا چاہیے۔ مجھے ہر چیز کا پتہ چل چکا ہے، میں نے اسی لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ مجھے عمر کے کسی دوست سے شادی نہیں کرنی۔ مگر اس میں عمر کا قصور ہے، جنید کا تو کوئی قصور نہیں۔ کیوں قصور نہیں ہے؟ وہ بھی برابر کا قصوروار ہے۔ اس نے بھی مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ اور اس کے گھر والے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ مجھے اس کے گھر والوں کی پرواہ نہیں ہے، علیزہ نے دھڑلے سے کہا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، تم اس کے گھر اتنا آتی جاتی رہی ہو اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں ان کی پرواہ نہیں ہے۔ نانو نے اسے جھٹکا۔ تم اور کسی کا نہیں تو میرا ہی احساس کر لو، میں اپنے شوہر کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ 1 ہفتے تک یہاں آ رہے ہیں اور تم… علیزہ نے سمینا کی بات کاٹ دی۔ ممی، آپ کے شوہر آپ کا مسئلہ ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ وہ میرے یا آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ جہاں تک ان کے پاکستان آنے کا تعلق ہے، آپ انہیں فون پر آنے سے منع کر دیں، انہیں بتا دیں کہ شادی کینسل ہو گئی ہے، علیزہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اور وجہ کیا بتاؤں میں انہیں؟ سمینا نے سلگتے ہوئے کہا۔ جو مرضی بتا دیں۔ علیزہ، آخر ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ تم اتنی ضدی تو کبھی بھی نہیں تھی، اس بار نانو نے بے چارگی سے کہا۔ ہاں، میں نہیں تھی، مگر اب ہو گئی ہوں، اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ ابھی تمہارے انکلز کے فون آنے لگیں گے، میں کس کو کیا کہوں گی؟ ایاز کا تمہیں پتا ہے وہ… نانو نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ مجھے ایاز انکل یا کسی بھی دوسرے انکل کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ میری زندگی ہے، جو چاہوں اس کے ساتھ کروں۔ وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سمینا نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ تم ایک بار اپنے فیصلے پر پھر سوچو، تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو۔ مجھے پتا ہے، مگر میں پھر بھی یہ غلطی کرنا چاہتی ہوں، وہ دو ٹک انداز میں کہتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل چھوڑ کر چلی گئی۔ ممی، آپ نے اس کی کیسی تربیت کی ہے؟ سمینا نے اس کے اٹھتے ہی اپنی ماں سے کہا۔ تم میری پریشانی میں اپنے الزامات سے اضافہ مت کرو، اس کی تربیت صرف میرا فرض نہیں تھا، اتنے سالوں میں تمہیں بھی کبھی اس کی تھوڑی بہت خبر لے لینی چاہیے تھی۔ اس کے باپ کی طرح تم بھی ہر ذمہ داری مجھ پر چھوڑ کر بیٹھ گئی، نانو نے تلخی سے کہا۔ ممی، آپ کا خیال ہے، میں نے اس کا خیال نہیں رکھا؟ اتنی باقاعدگی سے میں فون پر اس سے رابطے میں رہی، کئی بار میں نے چھٹیوں میں اسے اپنے پاس رکھا، ہر ماہ میں باقاعدگی سے اس کے لیے پیسے بھجواتی رہی، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ہر ذمہ داری آپ پر چھوڑ دی؟ یہ سارے کام تو سکندر بھی کرتا رہا، پھر تو وہ بھی اتنا ہی اچھا باپ ہوا جتنی اچھی تم ماں ہو۔ ممی پلیز، مجھ پر طنز مت کریں، سمینا نے سکندر کے نام پر انہیں ٹوکا۔ تو پھر تم مجھے کیوں مورد الزام ٹھہرا رہی ہو؟ میں کسی کو الزام نہیں دے رہی، میں صرف اس کا رویہ دیکھ کر پریشان ہو گئی ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح ضدی ہو گئی ہے۔ پہلے تو مجھے خود بھی نہیں پتا کہ وہ پچھلے 5-6 سالوں میں کیوں اس طرح کی ہو گئی ہے۔ یہ ضد اس میں پہلے نہیں تھی، نہ ہی اتنی خودسر تھی یہ، مگر بس
جب سے ماس کا انتقال ہوا یہ تو بالکل بدل گئی۔ ماس تھے تو پھر بھی اور بات تھی، انہیں اس کو ہینڈل کرنا آتا تھا۔ ان کے بعد تو مجھے بہت دقت ہونے لگی۔ یہ اپنے خاندان پر اس قدر تنقید کرتی ہے۔ شاید یہ اخبار میں کام کرنے کی وجہ سے بھی ہوا ہے۔ پتہ نہیں کون کون سی بکواس ہے جو اس تک پہنچتی رہتی ہے۔ نانو نے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ اور اب جو یہ نیا شوشہ چھوڑا ہے؟ ممی مجھے یہ بتائیں کہ یہ بات نہیں مانے گی تو کیا ہوگا؟ کتنی بدنامی ہوگی ساری فیملی میں میری۔ سمینا اب روحانسی ہونے لگی۔ میں عمر سے بات کرتی ہوں، وہ یہاں آئے۔ نانو اپنی کرسی سے اٹھنے لگی۔ وہ کس لیے آئے؟ سمینا حیران ہوئی۔ وہ آ کر اس سے بات کرے، سمجھائے اسے۔ عمر کی بات سنے گی یہ؟ سمینا نے بے یقینی سے کہا۔ عمر کی وجہ سے ہی تو اس نے یہ سب کیا ہے۔ آپ کے سامنے کہا اس نے کہ وہ عمر کی شکل تک دیکھنے پر تیار نہیں ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ عمر کو بلائیں گی، وہ بات کرے گا اس سے۔ بس وہی بات کر سکتا ہے، وہی سمجھا سکتا ہے اسے۔ نانو نے فون کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ممی عمر کو اتنا ناپسند کیوں کرتی ہے یہ؟ کئی سال پہلے تو اس کی زبان پر عمر کے علاوہ اور کسی کا نام ہی نہیں ہوتا تھا۔ آپ خود کہتی تھیں کہ عمر سے اس کی بڑی دوستی تھی، پھر آخر ہوا کیا؟ نانو نے مڑ کر سمینا کو دیکھا۔ علیزہ عمر سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ کیا؟ سمینا ہکا بکا رہ گئی۔ آپ تو ابھی کہہ رہی تھی کہ اسے کوئی پسند نہیں تھا۔ عمر کے علاوہ اور کوئی پسند نہیں تھا۔ نانو نے فون کا ریسیور اٹھائے ہوئے سمینا کے جملے کی توثیق کی۔ سمینا بےتابی سے اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ تو ممی پھر آپ نے عمر سے اس کی شادی کیوں کروانے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے بہت کوشش کی تھی، میں نے عمر سے بات کی تھی، اس نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ سمینا بے اختیار چلائی۔ وہ اپنے بہترین دوست سے اس کی شادی کروا سکتا ہے، خود کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ ہی تو کہتی رہیں وہ علیزہ کا بہت خیال رکھتا ہے۔ نانو کی آنکھوں میں نمی چھلکنے لگی۔ صرف خیال نہیں رکھتا، وہ اس سے محبت کرتا ہے، انہوں نے مدھم آواز میں کہا۔ پھر ممی پھر انکار کیوں کیا اس نے؟ اس نے کہا، میں فیملی مین نہیں ہوں، میں اچھا دوست بن سکتا ہوں، مگر اچھا شوہر یا اچھا باپ مجھے بننا نہیں آتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس کی زندگی خراب ہو۔ میرے جیسے ٹیمپرامنٹ کے آدمی کے ساتھ وہ نہیں رہ سکے گی۔ دو نامکمل انسان مل کر ایک مکمل زندگی نہیں گزار سکتے، نہ کوئی پرفیکٹ فیملی بنا سکتے ہیں، اور میں علیزہ یا عمر جیسے کوئی اور بچے نہیں چاہتا۔ وہ کرتی ہے اچھا شوہر، وہ ڈیزرو کرتی ہے اچھا شوہر، محبت کرنے والا خاندان، بچے، سکون، بہت کچھ، اور یہ سب کچھ جنید اسے دے سکتا ہے، میں نہیں، کیونکہ میری طرح جنید کی شخصیت بہت سے بلاک سے مل کر نہیں بنی۔ میں نے اس سے کہا تھا وہ تم سے محبت کرتی ہے، اس نے کہا آج کرتی ہے کل نہیں کرے گی۔ میرے ساتھ کچھ سال گزارنے کے بعد وہ اسی تنہائی کا شکار ہو جائے گی جس تنہائی کا شکار وہ آپ کے گھر میں ہے۔ میں جس فیلڈ میں ہوں اس میں تو میں اسے وقت تک نہیں دے سکوں گا، اور پھر میری جاب میں مجھے بہت سے ایسے کام کرنے ہوتے ہیں جو اسے ناپسند ہیں۔ میں نہیں چاہتا وقت گزرنے کے ساتھ وہ اور میں اپنے اس رشتے یا تعلق پر پچھتائیں۔ میں نے اسے بہت سمجھایا تھا، میں نے اسے کہا تھا جہاں محبت ہو وہاں کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا میں صرف محبت چاہتا ہوں، کمپرومائز نہیں۔ میں نے ہر رشتے میں کمپرومائز دیکھا ہے، مگر میں اپنے اور علیزہ کے رشتے میں کمپرومائز نہیں دیکھ سکوں گا، اور میں جانتا ہوں میں اسے شادی کروں گا تو یہی سب کچھ ہوگا۔ میں کسی دوسری عورت کے ساتھ اگر کمپرومائز کی زندگی بھی گزاروں گا تو مجھے وہ تکلیف نہیں ہوگی جو مجھے علیزہ کے ساتھ ایسی زندگی گزار کر ہوگی۔ کسی دوسری عورت کو تکلیف دے کر مجھے کوئی احساس جرم نہیں ہوگا، مگر علیزہ میری وجہ سے اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے گی تو میں خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ پچھتاوے کے ساتھ جینا مجھ جیسے آدمی کے لیے بہت مشکل ہے گرینی، اس نے مجھ سے کہا تھا۔ میں اسے اور کیا سمجھاتی، کیا کہتی؟ پھر میں نے علیزہ سے وہی کہا جو وہ کہلوانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ عمر اس سے محبت نہیں کرتا، اس کے نزدیک وہ صرف ایک دوست، ایک کزن ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ نانو افسردگی کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ علیزہ کو اس کی باتوں سے شوق لگا تھا۔ شاید اسے لاشعوری طور پر یہ یقین تھا کہ عمر بھی اس سے محبت کرتا تھا، مگر بس پھر ان دونوں کے درمیان پہلے جیسی کوئی بات نہیں رہی۔ کچھ واقعات بھی ایسے ہی ہوئے کہ عمر سے اس کی ناراضگی بڑھتی گئی۔ پھر آپ کو کبھی بھی جنید کے ساتھ اس کی شادی کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی۔
کبھی بھی نہیں۔ علیزہ کو جب بھی یہ پتا چلتا کہ جنید عمر کا دوست ہے وہ اسی طرح مشتعل ہوتی۔ ممی، آخر آپ نے اس کی فیلنگز کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ سمینہ نے احتجاجی انداز میں کہا۔ مجھے اس کے لیے جنید سے موضوع کوئی اور لگا ہی نہیں۔ خود علیزہ کو بھی وہ بہت اچھا لگا تھا اور پچھلے 1 سال میں ان دونوں کے درمیان چند ایک اختلافات کے باوجود بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی تھی۔ علیزہ اس کے گھر آتی جاتی رہی ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ذہنی طور پر ایڈجسٹ ہو چکی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ بہت خوش رہتی ہے۔ میں نے اس کی خوشی اور سکون کے لیے ہی سب کچھ کیا ہے۔ وہ لوگ ہم سے بہت اچھے اور بہتر ہیں، ان کا ماحول بہت اچھا ہے۔ علیزہ کو ضرورت تھی ایسے لوگوں کی۔ کہیں اور شادی کرنے کی کوشش کرتی تو میرے پاس کیا آپشن ہوتے؟ ہر لڑکا جنید جیسی نیچر اور عادتوں کا مالک نہیں ہوتا۔ مجھے یقین تھا وہ جتنا کیئرنگ ہے علیزہ اس کے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ صرف اس لیے میں نے جنید کو دوسرے لوگوں پر ترجیح دی۔ سمینہ نے اس بار کچھ نہیں کہا، وہ الجھی ہوئی صوفے کی طرف بڑھ گئیں۔ نانو عمر کو کال کرنے لگی۔ ممی، سمینہ نے یکدم انہیں مخاطب کیا۔ نانو نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ کیا آپ ایک بار پھر عمر سے بات نہیں کر سکتی؟ سمینہ نے کچھ عجیب سے لہجے میں ان سے کہا۔ میں اسی سے بات کرنے کے لیے اسے فون کر رہی ہوں، نانو نے کہا۔ وہ ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ممی، میں اس معاملے کی بات نہیں کر رہی۔ تو پھر؟ نانو ایک بار پھر فون کرتے کرتے رک گئی۔ کیا آپ عمر سے ایک بار پھر علیزہ کی شادی کی بات نہیں کر سکتی؟ تم کیا کہہ رہی ہو سمینہ؟ ممی، آپ ایک بار پھر عمر سے بات کریں، اسے یہاں بلائیں۔ اس پر میں بھی اس سے بات کروں گی، ہو سکتا ہے مان جائے۔ اگر علیزہ اسے محبت کرتی تھی، اب نہیں کرتی۔ اب وہ جنید سے محبت کرتی ہے۔ نہیں، وہ جنید سے محبت نہیں کرتی۔ اگر اسے جنید سے محبت ہوتی تو وہ کبھی بھی اس طرح شادی نہ کرنے کا فیصلہ نہ کرتی۔ وہ یہ فیصلہ کر ہی نہ سکتی۔ اسے اب بھی عمر سے محبت ہے اور یہ بات آپ اور عمر بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر کیوں اس کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ سمینہ نے کہا۔ اور جنید، اس کا کیا ہوگا؟ اگر ایسا ممکن ہو بھی جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ تم اس کی تکلیف کا اندازہ کر سکتی ہو؟ ممی، مجھے اس کی تکلیف کی کوئی پرواہ اور کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے صرف اپنی بیٹی کی پرواہ ہے۔ مجھے جنید سے ہمدردی ہے، مگر اگر علیزہ اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی تو بہتر ہے وہ اس کے ساتھ نہ رہے۔ سمینہ نے قدرے خود غرضی اور شاید صاف گوئی سے کہا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت خوش رہیں گے سمینہ۔ نہیں، وہ دونوں ایک ساتھ خوش نہیں رہیں گے۔ اگر آپ عمر سے بات نہیں کریں گی تو میں خود عمر سے بات کروں گی، اور اگر عمر میری بات پر رضامند نہیں ہوا تو پھر میں جہانگیر سے بات کروں گی، یا پھر میں ایاز بھائی سے بات کروں گی، سمینہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ علیزہ جس وقت اپنے کمرے میں واپس آئی اس نے موبائل کو بجتے سنا۔ بیڈ کے پاس آ کر اس نے موبائل اٹھا کر اس پر آنے والے نمبر کو دیکھا۔ وہ عمر جہانگیر کا نمبر تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ کچھ دیر تک وہ ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھتی رہی، پھر اس نے اسے آن کر دیا۔ ہیلو علیزہ، کیسی ہو تم؟ دوسری طرف عمر کی آواز سنائی دی۔ بہت اچھی ہوں، علیزہ نے بڑی لاپرواہی سے کہا۔ اسے خلاف معمول عمر کی آواز سن کر غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ یہ سوچ کر ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہوا تھا کہ اب وہ پریشان ہوگا۔ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولا۔ بس ایسے ہی، دل چاہ رہا تھا کسی ایڈونچر کے لیے۔ تمہیں تو اچھی طرح پتا ہے کہ میں کتنی میچور ہوں۔ علیزہ، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، مگر میں تو کر رہی ہوں۔ تمہیں اپنے اس فیصلے کی سنگینی کا احساس ہے؟ عمر نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ بہت اچھی طرح۔ اس کے لہجے کا اطمینان عمر کو ڈسٹرب کر رہا تھا۔ پالتو کے ساتھ شادی کبھی نہیں کروں گی۔ پیٹ؟ عمر جہانگیر، تمہارے کسی پیٹ سے میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ عمر کچھ بول نہیں سکا۔ تمہیں مجھ پر اتنی احسان کرنے کا شوق کیوں ہے؟ علیزہ، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارا بیسٹ فرینڈ مجھ سے شادی نہیں کرے گا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں کرے گا؟ وہ صرف میرا بیسٹ فرینڈ نہیں ہے، وہ ایک بہترین انسان بھی ہے، عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ بہترین انسان یا دھوکے باز انسان؟ تمہارا ہر دوست تمہاری ہی طرح جھوٹا اور فراڈ ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، علیزہ نے اس بار قدرے تلخی سے کہا۔ تم مجھے یہ بتا سکتی ہو کہ تمہارا غصہ کب ختم ہوگا تاکہ میں تم سے اس وقت بات کر سکوں؟ عمر نے اس کی بات کے جواب میں بڑے تحمل سے کہا۔ مجھے اب کوئی غصہ نہیں ہے، میرا غصہ ختم ہو چکا ہے، میں اس وقت بہت پرسکون ہوں، تمہیں اندازہ نہیں ہو رہا؟
जुनैद के साथ इस तरह करके तुम्हें बहुत खुशी महसूस हो रही है? तुम्हारे दोस्त के साथ ऐसा करके मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। अलीजा, वो अब सिर्फ मेरा दोस्त नहीं है, तुम्हारा भी कुछ ताल्लुक है उससे। ताल्लुक था, अब नहीं है, उसने कतियत से कहा। और ये चीज मैंने तुमसे सीखी है, चुटकी बजाते हुए हर रिश्ते, हर ताल्लुक को खत्म कर देना। वो फोन बंद कर चुकी थी। अम्मी, अभी आप लोग अलीजा के घर न जाएं। उमर से फोन पर बात करने के बाद जुनैद ने अंदर आकर अपनी अम्मी से कहा। क्यों? उन्होंने चौंक कर पूछा। उमर ने अभी मुझे फोन किया है। फिर? वो चाहता है कि आप लोग अभी वहां ना आ जाएं। उसने ग्रैनी से बात की है, वो अभी कुछ देर तक आपको कॉल करेंगी। मगर उन्होंने इस तरह अचानक शादी मुलतवी क्यों की है? उमर के बाबा ने पूछा। ये तो मैं नहीं जानता। तुमने उमर से नहीं पूछा कि शादी क्यों मुलतवी की गई है? उमर को पता है। क्यों? तुम कह रहे हो उसने मिसेज माँ से अभी कुछ देर पहले बात की है। जुनैद चंद लम्हों के लिए कुछ नहीं बोल सका, फिर उसने कुछ हकलाते हुए कहा। हाँ, मैं। उसने पूछा तो होगा, मगर शायद करैनी ने उसे नहीं बताया। इब्राहिम साहब कुछ देर खामोशी से उसे देखते रहे। कब फोन करेंगी मिसेज मास? वो कह रहा था कुछ देर बाद। जुनैद ने मौजूद बदल जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया। उमर यहाँ लाहौर में है? नहीं बाबा, वो यहाँ नहीं है। तो फिर सिर्फ फोन पर वो मिसेज माँ से क्या बात कर सकता है? ये बेहतर होता कि अगर हम खुद वहां जाकर उनसे बात कर लेते। बाबा, उमर ने मना किया है तो जरूर कोई बात होगी। बेहतर है हम अभी ना जाएं। हो सकता है उन्हें वाकई कोई प्रॉब्लम पेश आ गई हो। हम लोग उस प्रॉब्लम के बारे में ही तो जानना चाहते हैं। हो सकता है हम इस सिलसिले में उनकी मदद कर सकें। फिर भी बाबा, ग्रैनी अभी कुछ देर में फोन तो करेंगी ही। आप उनसे फोन पर बात कर सकते हैं, वहां जाना इतना जरूरी तो नहीं है। जुनैद ने उन्हें कायल करने की कोशिश की। अगर वो कॉल करने वाली हैं तो बेहतर है कि हम घर पर ही रहकर उनकी कॉल का इंतजार करें। इस पर अम्मी ने मुदाखलत की। अगर बात यहाँ हो जाती है तो ज्यादा बेहतर है। उन्होंने जवाब में कुछ कहने की बजाय जुनैद की तरफ देखा। मैं हैरान हूँ जुनैद कि इस तरह अचानक उन्होंने नोटिस क्यों शाया करवाया है। अगर वाकई कोई सीरियस मसला नहीं है तो कम अज कम मुझे उनकी यह हरकत अच्छी नहीं लगी। हमसे पूछे बगैर या हमें बताए बगैर उन्हें इस तरह का नोटिस नहीं देना चाहिए था। माज हैदर जैसे खानदान में इस तरह की चीजों माज हैदर जैसे खानदान से मैं इस तरह की चीजों की तवक्का नहीं रखता था। मुझे बहुत मायूसी हुई है। जुनैद ने उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से उन्हें देखता रहा। वो अंदाजा कर सकता था कि इस नोटिस से उन्हें किस तरह की परेशानी होगी। वो लोग इतने गैर जिम्मेदार नहीं हैं। यकीनन कोई ऐसा मसला हुआ होगा जिसके बारे में वो हमें नहीं बता सके, वरना वो इस तरह कभी न करते। हम तो फिर लड़के वाले हैं, वो तो लड़की वाले हैं। उन्हें यकीनन हमसे ज्यादा इन बातों का ख्याल होगा। जुनैद की अम्मी ने इब्राहिम साहब की बात के जवाब में कहा। यह तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वो कहते हुए जुनैद की तरफ मुतवज्जा हुए। तुम चाहो तो ऑफिस चले जाओ। नहीं, ऑफिस जाकर क्या करेगा, वहां भी परेशान रहेगा। मिसिज मास का फोन आता है और सारा मामला सुलझ जाए तो फिर चला जाएगा। जुनैद की अम्मी ने मुदाखलत की। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, अगर उनका फोन आए तो आप मुझे बता दीजिएगा। जुनैद ने वापस मुड़ते हुए कहा। जुनैद, वो दरवाजा खोल रहा था जब इब्राहिम ने उसे पुकारा। वो वापस मुड़ा। जी बाबा। क्या वाकई तुम नहीं जानते कि ये नोटिस इन लोगों ने क्यों छपवाया? इब्राहिम बहुत ज्यादा संजीदा नजर आ रहे थे। बाबा, मैं वाकई नहीं जानता कि यह नोटिस उन्होंने क्यों छपवाया है, वरना मैं आपसे क्यों छुपाता। जुनैद को इस तरह रवानी से झूठ बोलने पर बेतहाशा शर्मिंदगी हो रही थी, मगर इस वक्त उसके पास और कोई चारा नहीं था। ठीक है, जाओ, इब्राहिम साहब ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। जुनैद ने कमरे से बाहर निकलकर सुकून का सांस लिया। अब वो दुआ कर रहा था कि उसका झूठ अफशा ना हो। मम्मी, अगर आप मुझे समझाने आई हैं तो प्लीज ये कोशिश ना करें। अलीजा ने समीना को अपने कमरे में दाखिल होते देखकर कहा। मैं पहले ही आपकी खासी नसीहतें सुन चुकी हूँ। उसका इशारा कुछ देर पहले लाउंज में होने वाली गुफ्तगू की तरफ था। वो इस वक्त अपने बेड की पुश के साथ टेक लगाए एक मैगजीन खोले बैठी थी। समीना उसके पास आकर बैठ गई। नहीं, मैं तुम्हें समझाने नहीं आई। तुम जुनैद से शादी नहीं करना चाहती तो ना करो। अलीजा ने कुछ हैरानी से उनके चेहरे को देखा। अगर तुम उसे पसंद नहीं करती तो उससे तुम्हारी शादी नहीं होनी चाहिए, उन्होंने से कहा। अलीजा खामोशी से उन्हें देखती रही। मैं तुम्हारी माँ हूँ अलीजा, मुझसे ज्यादा किसी को तुमसे मोहब्बत नहीं हो सकती। अलीजा अब भी खामोश रही।
लगता है तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया। उन्होंने उसका चेहरा देखा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अलीजा ने गहरी सांस ली। मैंने अभी मम्मी से बात की तो मुझे पता चला। किस बारे में? उन्होंने बताया है कि तुम उमर से शादी करना चाहती थी, मगर उमर इस शादी पर रजामंद नहीं हुआ। अलीजा सुन हो गई। उसे तवक्का नहीं थी कि नानो इस तरह इस बात के बारे में समीना को आगाह कर देंगी। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हमाकत थी। वो खुद कलामी के अंदाज में बोली। क्यों? अगर मुझे इंसानों की जरा भी परख होती तो मैं कम अज कम उमर जैसे इंसान के साथ शादी की कभी ख्वाहिश न करती। मैं ऐसा नहीं समझती अलीजा। मैं जानती हूँ तुम उमर से मोहब्बत करती हो। समीना ने सर हिलाते हुए कहा। ऐसी दिलचस्पियां और पसंदीदियां कभी नहीं बदलती। मैं उससे मोहब्बत करती थी। उसने थी पर जोर देते हुए कहा। वो शख्स इस काबिल ही नहीं है कि उससे मोहब्बत की जाए। वो दुनिया के बदतरीन लोगों में से एक है। समीना ने खामोश होकर उसे गौर से देखा। मगर मैं ये चाहती हूँ कि उमर से तुम्हारी शादी के बारे में बात करूँ। समीना ने मुस्तहकम अंदाज में कहा। अलीजा को उनकी बात पर करंट लगा। उसके हाथ से मैगजीन छूट गया। आप मुझे दोबारा बेइज्जत करना चाहती हैं? मेरे लिए एक दफा उस तजलील और तकलीफ से गुजरना काफी है, बार बार नहीं। अलीजा तुम। समीना ने कुछ कहने की कोशिश की कि अलीजा ने उनकी बात काट दी। मम्मी, मैं उस शख्स से इतनी नफरत करती हूँ कि आप उसका तस्वुर भी नहीं कर सकती। मैंने सिर्फ उसकी वजह से जुनैद को छोड़ दिया है। और आप चाहती हैं मैं खुद उससे शादी कर लूं? कभी नहीं। क्यों? तुम उसे इतना नापसंद क्यों करती हो? अगर वो तुम्हारे लिए पहले अच्छा था तो अब बुरा कैसे हो गया? अगर पहले तुम मम्मी को उससे अपने प्रपोजल के लिए बात करने पर मजबूर कर सकती थी, तो अब क्या हो गया है? मैं उससे इस मामले पर दोबारा बात नहीं कर सकती। समीना ने इस बार कुछ बुलंद आवाज में कहा। मैं आपको बता चुकी हूँ। अब सब कुछ तब्दील हो चुका है। मैं कतन किसी सूरत उमर से शादी नहीं करना चाहती। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें उमर की जरूरत नहीं है। तुम्हें जुनैद की जरूरत नहीं है। तो फिर तुम्हें आखिर जरूरत किसकी है? इस बार समीना ने कुछ गुस्से से कहा। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। मैं हर चीज के बगैर ही बहुत खुश हूँ। समीना उसकी बात पर ठटक गई। तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है? मेरा इशारा हर एक की तरफ है। सो यहीं पे एपिसोड नंबर 20 का एंड हो गया है। नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी। तब तक दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।